हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पाठ 4 है पौधों को जानिए। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। लिखा है, बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 4.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। तो इस चित्र में बताना है, ये पुष्प है, ये फल है, ये तना है, ये पत्तियां, ये कलिकाएं, ये प्राथमिक मूल और ये तृतीयक मूल। अब लिखा है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए और यहाँ पर इसमें फिल करना है। आगे पढ़ते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। यहाँ लिखा है, पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवार को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? यानी कुछ पौधे जो होते हैं वो स्वयं ही उगाते हैं, उन्हीं को खरपतवार कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। जो हरे होते हैं और जिनका तना जो है वो कोमल होता है वो शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। तो जिनमें शाखाएं पौधे के तने के आधार के समीप से निकलती हैं और तना जो होता है वो कठोर होता है और अधिक मोटा नहीं होता, तो उन्हें कहा जाता है झाड़ी। आगे लिखा है, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 4.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। यहाँ लिखा है, पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सैन, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं।
इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ इस चित्रों में आप देख सकते हैं। आगे लिखा है, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। अब जानते हैं तना के बारे में। लिखा है, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाएं एवं भावों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपनी साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। अब क्रियाकलाप में लिखा है, आवश्यक सामग्री 1 गिलास जल, लाल स्याही, साकी पौधा तथा 1 ब्लेड। लिखा है, गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। साक के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या साक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो आप क्या बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। तो तने के बारे में जान लिया, आप पत्ती के बारे में जानते हैं। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएंगे। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है पर्णवृंत कहलाता है। ये वाला भाग ये कहलाता है पर्णवृंत। पत्ते के चपटे हरे भाग को पलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? आगे लिखा है, एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रख लें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। वो छाप कागज पर प्राप्त हुई है, उसमें जो रेखित संरचनाएं हैं उनको सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई दी? इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जाल का रूप भी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। अब क्रियाकलाप 4 पढ़ते हैं। आवश्यक सामग्री क्या है? शाक, पौधा, पॉलीथीन की 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। लिखा है, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ
भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध दीजिए, धूप में रख दीजिए। यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई दी? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई दी? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आईं? जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। यानी पौधे की पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल को वायुमंडल में छोड़ती हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। अब क्रियाकलाप 5 पढ़ते हैं। आवश्यक सामग्री क्या है? पत्ती, स्पिरिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। लिखा है परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 1 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। इसका क्या अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पत्तियों का प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे लिखा है पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। आगे लिखा है अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है यह कार्य जड़ें करती हैं। तो अब जड़ों के बारे में जानेंगे। पहेली और बोझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो क्रियाकलाप 6 में जड़ों के बारे में लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। आवश्यक सामग्री क्या क्या है? 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। लिखा है बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी में डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है,
कि खरपतवार के 2 पौधे लेने हैं, एक को जड़ सहित लगाना है और एक को बिना जड़ के लगाना है, यानी उसकी जड़ों को काट देना है, फिर इसको गमले में लगाना है। आगे लिखा है, दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य काम जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। आवश्यक सामग्री क्या क्या है? मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने की 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए, यानी एक कटोरी में चने रखने हैं और एक में मक्का के दाने। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींचाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। इन चित्रों में आप देख सकते हैं, ये चना है और ये इसकी नीचे जड़ें दिखाई नहीं है, ये मक्का है और ये इसकी जड़ है। क्रियाकलाप 9 में लिखा है, खुले मैदान में जाइए, वहां बहुत से खरपतवार उग रहे हो। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 4.16 की तरह हैं, यानी कि इसमें से कुछ जड़ें निकलेंगी इस तरह की, इस चित्र की तरीके से, और कुछ इस चित्र की तरीके से। आगे लिखा है, जिन पौधों की जड़ें इस प्रकार की हैं जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, इन चित्रों में उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें बी चित्र जैसी हैं, ये ए नंबर है और ये बी नंबर है। जिसकी ए जैसी है उसकी उन जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं और जिसकी बी जैसी है उनको रेशेदार जड़ कहते हैं। आगे लिखा भी है, जिन पौधों की जड़ें बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। इनमें सभी जो जड़ें हैं बिल्कुल एक समान दिखाई दे रही हैं, तो इनको रेशेदार या जकड़ा जड़ कहते हैं और इसे कहते हैं मूसला जड़। इसे रेशेदार जड़। आगे पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आपने अध्ययन किया कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार की सारणी को 4.2 में सही रूप में भर सकते हैं इस वाली सारणी में? आगे लिखा है, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। यानी जड़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। एक तो पौधों को साथे रखती है और पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि को हम खा जाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है।
अब पुष्प के बारे में जानेंगे, तो चलिए पुष्प के बारे में जान लेते हैं। गुलाब के पौधे के 3 आरेख जो चित्र दिखाए गए हैं गुलाब के, तो इसमें क्या है, ये पत्ती विहीन है, ये पत्ती सहित है, ये पत्ती एवं पुष्प सहित है। आगे लिखा है, क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम, अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या ये चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। तो आवश्यक सामग्री क्या क्या है? 1 पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प। धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, 1 ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जेल। चित्र 4.20 का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। तो इसमें क्या है कि ये बाह्य दल है, ये पंखुड़ियाँ हैं, ये बाह्य दल इसमें दिखाया गया है, फिर ये पुष्प में दिखाया गया है। आगे लिखा है, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। तो पुष्पों की पंखुड़ियाँ ही जो होती हैं ये प्रमुख भाग होती है पुष्प का, और जो विभिन्न पुष्प होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ भी अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थीं? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। ये जो हरी पत्तियों के रूप में दिखाई दे रहा है इसे ही बाह्य दल कहते हैं। ये यहाँ लिखा नहीं है। आगे लिखा है, पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण के साथ में लिखें। इस साड़ी के अंतिम 2 कॉलम को भरें। आगे लिखा है, आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब बड़ी पंखुड़ी बुरी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हैं। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये इस तरीके के जो पुष्प होते हैं वो घंटाकार पुष्प होते हैं। आगे लिखा है, पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। आगे लिखा है, चित्र 4.23 की बात हो रही है, को ध्यान से देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। तो सबसे पहले पुष्प के भाग कौन कौन से हैं? स्त्री केसर, परागकोश, पुंकेसर। पुंकेसर, स्त्री केसर और परागकोश ये पुष्प के भाग हैं। अब यहाँ पे लिखा है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ये जो पुष्प के केंद्र में स्थित है ये वाला भाग, इसको कहते हैं स्त्री केसर। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। अब यहाँ पर पुंकेसर के भाग देख लीजिए। पुंकेसर के 2 भाग हैं, परागकोश और तंतु। ये है परागकोश और ये है तंतु। नहीं, स्त्री केसर के कौन कौन से भाग हैं? स्त्री केसर के भाग हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये होता है अंडाशय। आगे लिखा है, आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है और इस प्रकार से काटना है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है।
आगे लिखा है, अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंदें रखिए। आवर्तक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये इनको कहते हैं बीजांड। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। चलिए सारांश में देख लेते हैं, यानी पूरे पाठ में क्या क्या पढ़ा है वो सारांश में लिखा जाता है। तो देख लेते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प एवं फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। कौन करती हैं? पत्तियां। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। और जो रेशेदार जड़ होती है इन्हीं को जकड़ा जड़ भी कहते हैं। तो जड़ों के प्रकार को तो याद ही रखना है। आगे लिखा है, जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल एवं पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुँचता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, वायुदल, पंखुड़ी, केसर एवं स्त्री के। तो आज का ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।